नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में और मेरा नाम है रोहित साहू। आज हम स्टॉक की बात नहीं करेंगे, आज हम निफ्टी इंडेक्स की बात करेंगे। क्यों आज निफ्टी इंडेक्स 200 पॉइंट के आसपास गिर गया और क्यों ही ये आज गिरा। तो आज इसकी 2-3 मैं आपको कुछ 3 से 4 वजह बताऊंगा पॉइंट पॉइंट वाइज। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि क्यों निफ्टी आज गिरा और क्यों हमें डरने की ज़रूरत नहीं है आगे चल के। तो देखिए, सबसे पहले तो हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। ये सॉरी निफ्टी 80 का चार्ट है। अब हम पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। ये आप देखेंगे मैंने ये 2 ट्रेंड लाइन डाल रखी हैं। ये 2 ट्रेंड लाइन तब से हैं जब से निफ्टी ने आगे बढ़ना शुरू किया था, मतलब 25 दिसंबर 2023 से लेके जो ये रैली चली थी चुनाव के पहले तक। उसके बाद चुनाव के टाइम ये वीकली चार्ट है हमारा। चुनाव के टाइम पे हमारा ये जो हैमर बना था, सॉलिड हैमर, क्योंकि हमारा स्टॉक मार्केट तकरीबन एक ही दिन में 3000 पॉइंट गिर गया था। तो 21,200 का सपोर्ट लेके ये जो स्टॉक आप देखिए, क्यों सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना इम्पोर्टेंट होता है और क्यों हमें इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ये आज आप इस वीडियो में समझ जाएँगे। देखिए, ऑलमोस्ट ये लेवल है और एक ये R2 लेवल है। R2 लेवल से जस्ट क्योंकि 1-2% हम हमेशा मार्जिन लेके चलते हैं, उसी पॉइंट से सपोर्ट लेके और वापस एक हैमर बना और हैमर के बाद जो रैली चली तो वो कंटिन्यू चलती रही, चलती रही, चलती रही। उसके बाद एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, पर क्योंकि एक टाइम फिर से गिरा था ये 25,000 टच करने के बाद वापस वहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे और मतलब पुट राइटर्स बैठे हुए थे। तो उन्होंने यहाँ पे देखिए आपका एक फिर से उन्होंने इस स्टॉक मतलब निफ्टी को गिराने की कोशिश करी, पर वापस एक हैमर बना और फिर रैली कंटिन्यू चली 4 वीक्स, मतलब 1 महीने से लगातार स्टॉक मार्केट गिर रहा था। अब ऐसा क्या हुआ कि अ, मतलब निफ्टी हमारा एक ही हफ्ते में इतना गिर गया, इतना मतलब ज़्यादा तो नहीं गिरा, मतलब तकरीबन 1000 पॉइंट तकरीबन 700 पॉइंट के आसपास गिर गया, 600-700 पॉइंट के आसपास। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूएस इकोनॉमी। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट होता है यूएस इकोनॉमी। क्यों यूएस इकोनॉमी का इफ़ेक्ट इंडिया में पड़ रहा है? देखिए आप, सेम यूएस जो 30 है डाउ जोन्स है, वो भी अपर ट्रेंड में भी है, अपर ट्रेंड में है। और ये जो ट्रेंड आप देख रहे हैं, ये जैसे ट्रेंड ये टूटेगा या तो नीचे या तो ऊपर। तो आपको यदि ये ट्रेंड टूटा, ये जो एक लेवल है, मेजर लेवल जो है ये 41,300 41,400 का, ये लेवल जैसे टूटेगा तो अगला लेवल होगा 41,990 या 42,000। उसके बाद फिर सीधा 46,000। तो इसके टूटने के चांसेस ऊपर ज़्यादा हैं, क्योंकि यूएस इकोनॉमी अभी थोड़ा-सा स्लो डाउन में है। उसकी वजह है कि वहाँ पे जो उनके पावेल साहब हैं, जो वहाँ के फेडरल बैंक के चेयरमैन हैं, वो थोड़ा इंडिसाइसिव हो रहे हैं और थोड़ा-सा वो कहना चाहिए कि एक प्रकार से इंडिसाइसिव के साथ-साथ वो थोड़ा-सा कॉशियस हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव का टाइम चल रहा है। तो उनका ये मानना है कि रेट कट करें या ना करें। तो उस रेट कट ना करने के चक्कर में यूएस इकोनॉमी में अभी भी इंडिसाइसिवनेस बनी हुई है कि स्टॉक भागेंगे या नहीं भागेंगे। तो जो शेयर मार्केट में जो शेयर ऑपरेटर्स हैं, रिटेलर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि स्टॉक्स में अभी लिया जाए या ना लिया जाए। साथ ही साथ हमारे जो वॉरेन बफेट साहब हैं, उन्होंने अभी अपना एप्पल के साथ-साथ में यूएस के एक बहुत बड़े बैंक बैंक में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को अभी प्रॉफ़िट में कन्वर्ट किया है और बहुत बड़े कैश में ही बैठे हैं। तो इतने बड़े इन्वेस्टर का कैश में बैठा होना भी लोगों को एक संदेहास्पद लग रहा है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा वो कई बार कर चुके हैं। और वो कैश में इसलिए बैठे हुए हैं कि उनको ये लगता है कि जैसे ही थोड़ा बहुत यूएस मार्केट डाउन हो और मैं वो कैश वहाँ पे सप्लाई करूँ। तो दूसरी वजह है यूएस में आज क्यों स्टॉक मार्केट निफ्टी गिरा, उसकी एक और वजह मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे जो एक आज ना रिपोर्ट आने वाली है, नॉन फार्म पेरोल। नॉन फार्म पेरोल की वजह से आप देखेंगे तो आज नॉन फार्म पेरोल एक रिपोर्ट आने वाली है, मतलब वो एक ये रिपोर्ट ये होती है कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पे नापी जाती है कि फार्मिंग एक्टिविटी के अलावा और किन-किन लोगों ने और दूसरी जॉब्स के लिए उन्होंने अपना वहाँ पे अप्लाई किया। तो जो कि मतलब ये एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आज जो रिपोर्ट आने वाली है, तकरीबन 1,65,000 की जॉब का प्रेडिक्शन है कि इंक्रीज़ होंगी, है ना? तो एंड अ ड्रॉप इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 4.2% से घटेगा। तो ये चीज़ तो अच्छी है कि अ, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा और 1,65,000 जॉब बढ़ेंगी। पर उस रेट से नहीं बढ़ेंगी जिस रेट से हमेशा से बढ़ती आई हैं। तो एक ये है कि वीकर जॉब ओपनिंग, मतलब कि आईटी सेक्टर में ऑलरेडी ले-ऑफ्स चल रहे हैं।
और फेडरल फेडरल बैंक जो हमारा है उसका भी पॉसिबल रेट कट कब आएगा ये पता नहीं चल रहा है। उसके लिए जो मैंने आपको पहले बताया था कि देखिए अनसर्टेनिटी है बहुत बड़ी। द फेडरल रिजर्व हैव डिसाइड एडेड टू द मार्केट अनसर्टेनिटी, रेट कट हुआ कि नहीं होगा। जैसे ही वहाँ रेट कट होना शुरू होगा, वैसे ही वहाँ का जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वहाँ के जो एफपीआई हैं, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इंडिया का अभी भी एक हॉट मार्केट बना हुआ है, जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने में रिटर्न जल्द से जल्द मिल रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरा पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो आज का मैं सॉरी मैं एक फ़ॉन्ट एंड करने चला गया था। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट एक तो ये हो गया यूएस इकोनॉमी का कि वहाँ पे अनसर्टेनिटी बनी हुई है। आज नॉन फार्म पेरोल रिपोर्ट आने वाली है। अगर रिपोर्ट अच्छी आई तो यूएस इकोनॉमी ज़रूर बढ़ेगी, पर उस रेट से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अ, अपना वहाँ पे अभी भी रेट कट का पता नहीं चल रहा है। ठीक है? दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट जो है कि आज हमारे बैंक बहुत ज़्यादा गिरे हैं। बैंक ने एक मेजर जो रेजिस्टेंस था 51734 का, वो ब्रेक नहीं कर पाया बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी कंटिन्यू वहाँ से डाउन हुए जा रहा है, और आज ज़्यादा डाउन हुए क्योंकि अभी भी इंडिया के जो बैंक्स हैं उनमें प्रेशर है कि डिपॉजिट्स कैसे लाए जाएं। उनके डिपॉजिट उतने नहीं बढ़ रहे हैं। जब निम्स में प्रेशर है, मतलब निम्स होता है कि जहाँ पे अपना सेविंग अकाउंट बढ़ते हैं, करंट अकाउंट बढ़ते हैं। जैसे ही वो पैसा आएगा वो बैंक फिर दूसरे वो लोगों को उधार पे देगी, तब तो उनका स्प्रेड बढ़ेगा, मतलब तब उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे, क्योंकि वो हमसे ही पैसा लेके दूसरों को उधार पे देते हैं। तो अगर उनको सेविंग्स डिपॉजिट्स ही नहीं मिलेंगे तो दूसरों को उधार कैसे देंगे। तो एक वो प्रेशर बना हुआ है इंडियन इकोनॉमी में, खासकर बैंकों में, बड़े बड़े बैंकों में। तो आज एसबीआई बहुत गिरा, आईसीआई, कोटक महिंद्रा, ये सब बड़े बड़े बैंक गिरे। उस वजह से बैंक निफ्टी भी गिरा। बैंक निफ्टी गिरा तो निफ्टी भी गिरा, क्योंकि इंडिया में जो फाइनेंशियल मार्केट का बहुत बड़ा वेटेज है निफ्टी पे। दूसरा पॉइंट है हमारा निफ्टी आईटी। अब हम निफ्टी आईटी में जाते हैं। निफ्टी आईटी में देखिए, आपको एक जैसी चीज़ें देखेंगे कि सबने अपने मेजर रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक नहीं कर पाए, ऊपर गए, पर वापस वहीं से सप्लाई आई अपनी सेल साइड की, और वो अभी भी लो पे ट्रेड कर रहे हैं रेजिस्टेंस के। तो जो R2 ब्रेक नहीं कर पाए, उसकी वजह है कि इंडिया के जो आईटी जायंट्स हैं वो ज़्यादा डिपेंडेंट है यूएस इकोनॉमी में या वर्ल्ड इकोनॉमी में, और वहाँ पे थोड़ा दबाव बना हुआ है, वहाँ प्रेशर बना हुआ है। उस वजह से वहाँ पे डॉलर कंटिन्यू, डॉलर जो है, डॉलर पे प्रेशर बना हुआ है, डॉलर रुपी के जो मार्जिन है उस पर प्रेशर बना हुआ है। उस वजह से इनकी प्रॉफिट परसेंटेज थोड़ी गिरी है। साथ ही साथ जो एआई का दबाव है वो तो है ही है। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट ये है कि ले-ऑफ चल रहे हैं, मतलब कि प्रॉफिट मार्जिन घटा है, तो कंटिन्यू जो कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां, उन्होंने ले-ऑफ मतलब कि लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। तो आईटी कंपनियों के आईटी कंपनियों की ग्रोथ ही देखी जाती है कि वो कितनी बेंच स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, कितने लोगों को अपने यहाँ रिक्रूट कर रहे हैं, कितने लोगों की भर्ती कर रहे हैं। अभी भर्ती तो बंद ही है, साथ में लोगों को निकाला जा रहा है। एक वो भी दबाव है। तो जो मेजर जायंट्स हैं निफ्टी में, निफ्टी मतलब अपने आईटी और निफ्टी बैंक, इनके गिरने की वजह से, और यूएस मार्केट की इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी की वजह से, रिपोर्ट अभी जो आने वाली है कि वो रिपोर्ट कैसी आएगी, वो रिपोर्ट अच्छी आएगी या खराब आएगी, साथ ही साथ वहाँ पे जो रेट कट होने वाले हैं वो रेट कट होंगे या नहीं होंगे, उसकी अनसर्टेनिटी की वजह से लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है। और प्रॉफिट बुकिंग भी देखिए तो आप, और अपना मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ही है, वहाँ से ही बुकिंग स्टार्ट हुई। 25,000 का लेवल एक मेजर हर्डल शुरू से ही था। जो R2 था 25,073 पे, वो शुरू से ही वहाँ पे दबाव तो था। तो अभी वहाँ से ही गिरना शुरू हुआ है। घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि मेजर सपोर्ट है आपका 24,700 पे। जैसे ही ये सपोर्ट यदि ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट लेवल आपका आएगा 24,300 पे। तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट गिरेगा भी तो 24,300 तक ही गिरेगा। उससे ज़्यादा गिरने के आसार कम हैं। अगर वो भी फर्दर गिरता है तो फिर नेक्स्ट लेवल जो है आपके वो 23-24,000 के आसपास आते हैं। तो अभी यहाँ से भी हम नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि डाउन साइड तो हमें सोच के चलना चाहिए, मान के चलना चाहिए कि आपका जो अ, स्टॉक है वो तकरीबन, अगर ज़्यादा गिरा तो 24,400 तक गिर सकता है। मतलब अभी 400 पॉइंट की गिरावट और हो सकती है। ये हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अच्छे-अच्छे सेक्टर ढूँढ के रखें, जैसे ऑयल एंड मार्केट कंपनी, क्योंकि ऑयल पे कंटिन्यू दबाव है, क्रूड ऑयल पे। तो वहाँ के जो स्टॉक हैं, अच्छे-अच्छे स्टॉक, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कौन-कौन से आप ले सकते हैं। तो वो स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी जो फाइनेंशियल जो बैंक हैं, उनमें जो आपको अच्छे लगते हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
स्पेशली एसबीआई और प्राइवेट बैंक जो बड़े-बड़े बैंक्स हैं। आप ब्रोकरेज फर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप फार्मा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईटी यदि और गिरता है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे अच्छे सेक्टर हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, अभी हमारा निफ्टी है, अब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कि कौन-कौन सेक्टर है जिस पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी नज़र भी कंटिन्यू इसमें बनी हुई है। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा वीडियो लगा और कुछ हम और कौन-कौन सी चीज़ें हम इसमें अच्छी कर सकते हैं, वो हमें बताएँ। खराब चीज़ें भी बताएँ कि हम क्या खराब कर रहे हैं। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ सेबी रजिस्टर्ड, तो आप कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से जो सेबी रजिस्टर्ड हो, उनसे आप बात करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।